आईपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिए और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब 3 चैप्टर पूरे हो जाने के बाद में अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी कि विद्युत संधारित्र के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे धारिता के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बोल सकते हैं, संधारित्र की धारिता भी पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर का नाम है अपने पास वो है विद्युत धारिता, यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से टॉपिक को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। क्या धारिता क्या होती है, चालक कुचालक क्या होते हैं, किस प्रकार से इसका ध्रुवीय पदार्थ क्या होता है, पराविद्युत पदार्थ क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, गोले चालक की धारिता क्या होती है। तो आज का जो ये टॉपिक है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ मैं। इसके बारे में जो अपन ढंग से जो वर्णन है डिस्क्रिप्शन के थ्रू वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि इस टॉपिक के बारे में क्या क्या बताया गया है। और ये इस यूनिट का फर्स्ट यूनिट जो है वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर के होते ही। 7 नंबर के क्वेश्चन जो है वो इसमें से आते हैं। तो आपके जो पासिंग मार्क्स होते हैं 56 में से 9 नंबर लाना, उसमें से सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को मिला करके आपका एक यूनिट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और उसमें भी 2 नंबर बचेंगे, वो आगे जा करके हम आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी यूनिट जो है आगे कंप्लीट होती जाएगी। ठीक है, तो ये एक अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो इसमें कंप्लीट होगा। तो अब इसके बारे में आपको समझना है। आज का ये जो सेशन है अपना वो सिर्फ समझने के बारे में ही है कि क्या होता है इसके अंदर। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक दो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, उनका जवाब जो है आपको बताना है क्या आंसर होता है। बाकी आपको काम आज कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझना है। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी कि विद्युत धारिता, और ये अपना जो है चैप्टर नंबर है 4। ठीक है, आरबीएसई बोर्ड के हिसाब से। तो देखिए इसके बारे में, आरबीएसई बोर्ड का है ये अपना हिंदी मीडियम के लिए विद्युत धारिता क्या बताया जाता है। एक एक टॉपिक इसमें हम समझते हैं, फिर आपसे 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, उनका जवाब दीजिए। विद्युत धारिता, ठीक है, इस चैप्टर की जो जो हमें करनी है, स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि विद्युत है इसके अंदर नाम आता है। तो आज हम वापस से एक बार ये जानते हैं कि सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है चालक और विद्युत रोधी, जिसको हम बोलते हैं कुचालक पदार्थ। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ते हुए आए हैं। चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, ये आप जानते हो। चालक क्या होता है? चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर आसानी से विद्युत धारा का फ्लो होता है, यानी कि जिसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, यानी कि जिसके अंदर मुक्त अवस्था में आवेश पाए जाते हैं। जैसे अभी तक हमने बात कर रहे थे कि जैसे ये है, इसके अंदर यदि मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, किसी भी पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जिसके पास क्या पाए जाते हो, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको बताया कि चालक के अंदर योगदान जो होता है वो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ही होता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे तो आसानी से इनका फ्लो हो सकता है। तो ये हम बोलना चाहते हैं कि चालक क्या होता है, तो जिसके अंदर मुक्त आवेश पाए जाते हों तथा जिनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से चालक पदार्थ होते हैं। तो जिनके अंदर की तो हमने बता दिया कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता हो, विद्युत धारा का प्रवाह है आसानी से हो, क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जो चालक है, तो हम बात करते हैं। एग्जाम्पल लें इसका, तो हमें पता है कि जो लोहा है, चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, मानव का शरीर है, साल्ट का सॉल्यूशन है, साल्ट का सॉल्यूशन है, या फिर अम्ल है, एसिड्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, चालक के। ठीक है,
तो चालक मैंने आपको बताया, इन सभी ऐसे पदार्थ ऐसे हैं कि इनमें सभी में आसानी से आप यदि विद्युत धारा इनमें प्रवाहित करोगे तो इनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। जैसे आप यदि ये किसी विद्युत के संपर्क में रहेंगे तो इनमें आसानी से करंट आता है। इन सभी में आसानी से विद्युत धारा का फ्लो है वो हो सकता है। चाहे आप लोहे को यदि आप किसी स्विच के पास लगा करके देखेंगे तो उसमें भी करंट आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चांदी सबसे जो सर्वोत्तम चालक माना जाता है। आपसे पूछा जाए कि ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो हम बोलेंगे सिल्वर। विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? चांदी। जितने भी मेटल्स होती है, धातुएं होती है, सभी में विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह होता है। तो मेटल जो होती है वो सारी कैसी है? चालक। दूसरी बात आती है कुचालक की, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं इंसुलेटर। इसका दूसरा नाम जो है एक पराविद्युत पदार्थ भी बोला जाता है इसको। इसका एक दूसरा नाम जो है वो क्या है? पराविद्युत पदार्थ। ठीक है। आज तक आपने इसके बारे में तो कुचालक के बारे में तो सुना है कि जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता हो, यानी कि जिसमें आसानी से विद्युत धारा का फ्लो होता ही नहीं हो, और साथ में वो कैसा हो, इसके अंदर आवेश जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता हो, तो वो क्या कहलाता है? कुचालक। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता और साथ में वो क्या होते हो, जिनमें मुक्त अवस्था में आवेश नहीं पाए जाते, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कुचालक पदार्थ, या फिर इसका दूसरा नाम दिया जाता है, इसको पराविद्युत पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से यदि कुचालक की बात हो गई हमारे पास, तो इसमें बोलेंगे कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, सरलता से नहीं होता, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है। तो इसका दूसरा नाम पराविद्युत पदार्थ भी दिया जाता है। इसके बारे में हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है इसके बाद आने वाले टॉपिक में करेंगे क्या होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता तो उसको हम क्या बोलेंगे? कुचालक। अब कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है तो वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर बात करें तो आपको पता है एबोनाइट की जो छड़ है, एबोनाइट, प्लास्टिक, ठीक है, लकड़ी है, ये सब ऐसे पदार्थ है जिनके अंदर धातुएं होती है, इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो नहीं होता। तो ये सारे पदार्थ कैसे हैं? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। हाँ, ये आपको एक जरूर ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कैसा है? चालक है। इसके बारे में आपको देखना है। तो ये कुचालक है, विद्युत धारा का प्रवाह जिसमें नहीं होता, वो कौन से पदार्थ कहलाएंगे? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है ये आपको समझ में आ गया होगा। एबोनाइट है, प्लास्टिक है, या फिर ग्लास रोड होती है, कांच की छड़, हम कांच भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये इसके सारे एग्जाम्पल है, लकड़ी है, सब कुचालक पदार्थों के उदाहरण है। आई होप इतना ये दो टॉपिक जो है वो आपको समझ में आए होंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं पराविद्युत पदार्थ। ये यहाँ पर आपको बताया गया चालक और कुचालक के बारे में। अब इसके आगे चलते हैं हम, इसके आगे कौन सा टॉपिक जो है वो रहेगा तो इसको समझते हैं। इसके बाद में नाम आता है, एक बद्ध आवेश होता है और एक होता है मुक्त आवेश। बद्ध आवेश और मुक्त आवेश क्या होता है? देखो, बद्ध का मतलब होता है क्लोज, यानी क्लोज जो चार्ज होगा, यानी कि जो बंद रहे, जिसको हम आसानी से मुक्त नहीं कर पाते हो, वो तो होता है क्लोज चार्ज, यानी कि बद्ध आवेश। और दूसरा होता है मुक्त, जो फ्री रहता हो। अब फ्री किन में रहता है? इन दोनों में से किस में तो फ्री रहता है, किस में बद्ध रहता है? तो आप जान सकते हो कि चालक के अंदर तो रहता है मुक्त आवेश, तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से फ्लो होंगे, और इसमें रहता है बद्ध आवेश कुचालक में, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी एनर्जी देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं बद्ध आवेश। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो इसमें हम ऐसे कह सकते हैं, आपको पता है कि परमाणु की हम बात करें तो परमाणु के अंदर होता है नाभिक। नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, और इसकी बाद की जो कक्षाएं होती है, ये इसकी जो बाहर की कक्षाएं हैं, इनमें कौन चक्कर लगाता है? तो हम बोलते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, जिसमें शुरू में तो दो ही होता है भाई। आप उसको इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है वो तो आप अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमें करना है कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में, दूसरे में कितने होते हैं, तो उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हुए जब आगे चलते हैं, जैसे जैसे इसकी कक्षाएँ आगे बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, इसकी कक्षाएँ जैसे आगे आगे बढ़ती जाएगी तो आपको पता है कि ये कौन सा जो चार्ज है, इनमें से कौन सा ऐसा आवेश है जो काफ़ी क्लोज से इसके बंधा हुआ है। तो हम बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन निकालने, जैसे इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं कहूँ इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूँ, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा यहाँ से?
यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि इस नाभिक ने इसके साथ क्या कर रखी है, क्लोज बॉन्डिंग कर रखी है, इसको मतलब बांध के रखा हुआ है, सिंपल वे के अंदर हम कहें। अब जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती जाती है तो इन इलेक्ट्रॉनों पर इस नाभिक की जो पकड़ होती है वो कमज़ोर होती जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कक्षाओं के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि इस नाभिक की इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर पकड़ जो होती है वो क्या होती जाती है, कमज़ोर होती जाती है। अब जैसे ही अपन यहाँ पे इसको थोड़ी सी बहुत एनर्जी देते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी ऊर्जा प्रदान की जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को पा करके क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया वो क्या हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री। इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्री चार्ज, मुक्त आवेश। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज या फिर मुक्त आवेश। और ये किस में पाया जाता है, तो हमने बात करी यहाँ पे किस में पाया जाता है, चालक के अंदर। और इसके बाद में यदि बात करें क्लोज की, तो क्लोज कौन सा होगा, तो हम बोलते हैं कि जो नाभिक के निकट की तम कक्षाएं होती है उन पर इलेक्ट्रॉन, नाभिक की जो पकड़ होती है उन इलेक्ट्रॉनों पर काफ़ी अधिक होती है, जिससे इनको ऊर्जा देने पर ये फ्री नहीं हो पाते। और ये फ्री नहीं हो पाएंगे तो इसको हम बद्ध बोलेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज चार्ज बोलेंगे, बद्ध आवेश। और आप ये देख पा रहे हो ये किस में है, इस कुचालक पदार्थ में होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ से ये टॉपिक देखे, एक तो चालक क्या होता है, एक कुचालक क्या होता है, एक हमने देखा मुक्त आवेश क्या होता है, और एक हमने देखा बद्ध आवेश क्या होता है। ठीक है, अब इसी की कड़ी में हम और आगे चलते हैं। रोकना एक मिनट, हाँ चल रहे। अब नेक्स्ट अपने जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है पराविद्युत पदार्थ। पराविद्युत पदार्थ का जो इंग्लिश नेम होता है वो होता है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात करेंगे, पराविद्युत पदार्थ की एवं ध्रुवण की एंड पोलराइजेशन की। ये भी अच्छा टॉपिक है। क्या इसके अंदर बताया जाता है, देखो हर एक टॉपिक की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, उसके बारे में हम इसके बारे में बात करें, पराविद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण के बारे में। इससे पहले मैं आपको कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ इस सर्किट के बारे में। आपको पता है कि अपना जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड होता है, उसके अंदर 3 टाइप के वायर होते हैं। कितने वायर होते हैं, 3 टाइप के वायर होते हैं। जैसे ये स्विच की बात करते हैं तो इसमें 3 टाइप के वायर होते हैं। एक तो होता है मेन वायर, ठीक है, एक होता है ये भूसंपर्कण वाला, ग्राउंडिंग वायर बोलते हैं इसको, ग्राउंडिंग वायर, ठीक है। एक तो जो मेन सप्लाई का वायर आता है वो होता है, और एक अपने पास जो वायर रहेगा जिसको हम बोलते हैं उदासीन तार, न्यूट्रल वायर बोलते हैं, हिंदी में नाम होता है इसका न्यूट्रल वायर या उदासीन तार होता है। तो 3 टाइप के अपने पास तार होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मेन वायर, मेन वायर जिसके अंदर करंट आता है वो तो होता है मेन वायर। दूसरा ये उदासीन तार भी इसके साथ साथ चलता है। ये दोनों जो प्लग होते हैं, ये जो दोनों वायर होते हैं वो पावर स्टेशन होता है जहाँ से मतलब बिजली का सप्लाई आता है अपने, वहाँ से ये दोनों वायर अपने पास पहुँचते हैं। एक वायर जो होता है वो होता है भूसंपर्कण का। इसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, इस ग्राउंडिंग वायर की क्या हेल्प होती है, तो ये ग्राउंडिंग वायर जो होता है इसमें आपको क्या किया जाता है कि एक मोटा सा जो तार होता है, ठीक है, उसको एक धातु से बांध करके जमीन में जो अपना घर होता है उसकी जमीन के नीचे गाड़ा जाता है। कहाँ गाड़ा जाएगा, जमीन में। क्या हेल्प करता है, आपने सुना तो बहुत है कि भूसंपर्कण वायर होता है, ग्राउंडिंग वायर होता है, क्या हेल्प कर रहे हैं, ये तो मेन सप्लाई के लिए भैया, ये वायर तो होता है मेन वायर के लिए जिसको हम रेड वायर बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन वायर आता है या फिर ब्लू का यूज करते हैं या फिर इसमें ब्लैक का यूज किया जाता है। तो इनके अंदर इसका मीनिंग क्या है कि उदासीन तार का जो यूज है वो आपको बताया कि इसके अंदर धातु की मोटी सी प्लेट लगे के उसको जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। और ये वायर हेल्प क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा करंट आता है, जो भी एक्स्ट्रा करंट चाहे आपने, जैसे अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है जैसे कूलर वगैरह होते हैं, तो इनके अंदर करंट आने का रीज़न क्या होता है, यदि आप मतलब उसके अंदर जब सप्लाई की जाती है, कई बार हम देखते हैं कि उसके अंदर करंट आता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि घर में जब ग्राउंडिंग नहीं होती है, अर्थिंग नहीं हुई होती, तो उसके टच करते ही हमारे करंट आएगा। अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसमें बोला जाता है कि एक ग्राउंडिंग करवाई जाती है, अर्थिंग करवाई जाएगी, जिससे क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी जो होती है, आपको पता है अभी हमने बात करी कि जो मानव का शरीर होता है वो कैसा होता है, वो होता है चालक। तो चालक के अंदर करंट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि इनके अंदर विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह होता है। तो जिन चीज़ों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो सारे चालक होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में भी क्या आएगा, उसके हाथ लगाते करंट आएगा। तो यदि उसको रोकना है तो इसमें क्या होगा कि घर में एक ग्राउंडिंग कीजिए,
तो ग्राउंडिंग करते ही क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा करंट आता है वो ह्यूमन बॉडी के से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा करंट आ रहा है वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, जिससे कोई भी हानि नहीं होगी। आजकल आपको पता है कि जितने भी महंगे अप्लायंस भी होते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे फ्यूज़ तार की एक अलग उपयोगिता होती है, फ्यूजिंग की तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इन तीन के बारे में बात करेंगे। मेन सप्लाई जो पावर स्टेशन से आएगी, और फिर एक जो है भूसंपर्कन वायर, जिसको कैसे किया जाता है ये आपको मैंने बता दिया। जो भी अब कई बार क्या होता है, अप्लायंस जैसे महंगे एपरेटस होते, LED खरीदी आपने, फ्रिज हमारे घर में चलता है, या फिर जो लाइट्स वगैरह होती है वो जलती है, यदि इसके अंदर एक्स्ट्रा करंट आ जाए तो क्या होगा। हम ये बोलते हैं कि या तो जैसे हमने ये तो मैंने एक प्रैक्टिकल देखा है कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे घर में लाइट जल रही हो और एक दिन क्या हुआ कि एक वायर जो बाहर था वो टूट करके दूसरे वायर पे गिर गया, तो जितना करंट आ रहा था उससे जस्ट डबल वायर करंट जो है उस सिंगल वायर के अंदर आने लग गया, और घर में अर्थिंग ना होने की वजह से वो जितने भी वगैरह ये सब ट्यूबलाइट्स वगैरह जल रही थी वो सारी क्या हो गई, फ्यूज हो गई। अब यदि हमारे घर में अर्थिंग होती तो वो जितना भी एक्स्ट्रा करंट होता तो वो सारा कहाँ चला जाता, ज़मीन के अंदर चला जाता, और वो सारी लाइटें जो है वो फ्यूज होने से बच सकती थी। ऐसे ही महंगे अप्लायंस के अंदर भी होता है कि हो सकता है कि वो एपरेटस उसके अंदर क्षमता होती है, हालांकि आजकल ऐसा सिस्टम बना दिया है कि फ्यूज होता है, फ्यूज लगाया जाता है। अब जितने भी LED महंगे एपरेटस आते हैं सभी के अंदर फ्यूज का यूज किया जाता है। यदि वो अप्लायंस के अंदर एक्स्ट्रा करंट आता है तो उसका वायर इतना हल्का होता है कि वो एक थोड़े से अधिक करंट जाते ही क्या होगा, वो वायर टूट जाता है, और हम ऐसे बोलते हैं कि फ्यूज हो गया, ये चीज़ जो है वो क्या हो गई है, फ्यूज हो गई है। तो ये महंगे अप्लायंस के अंदर तो उसके अंदर फ्यूज को बदल करके आप वापस से अपने अप्लायंस को बचा सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इन 3 वायर के बारे में भी आपको जानना जरूरी था। आगे जाकर के हम बात करते हैं पराविद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण की खोज करना। अब देखते हैं इस पराविद्युत पदार्थ के बारे में और ध्रुवण के बारे में क्या होता है। तो देखिए पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं। पराविद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुचालक, सीधा सा मतलब हम कहें तो कुचालक से मतलब होता है, जिनके अंदर हम कहते हैं कि इनके अंदर मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, या पाए जाते हैं तो काफ़ी अल्प मात्रा में होते हैं, जिनके अंदर विद्युत धारा का कोई योगदान नहीं होता, जिसके अंदर से विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह हो जाए। तो वो सारे पदार्थ कैसे होते हैं, पराविद्युत पदार्थ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसे टाइप के सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता हो कि जो कुचालक की तरह होते हैं, यानी कि इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी कि इनके अंदर मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, या पाए जाते हैं तो काफ़ी अल्प मात्रा में होते हैं। लेकिन ये ऐसे पदार्थ होते हैं जब इनके अंदर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, जैसे इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, इसके चारों ओर आवेश प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो क्या होता है, ये ऐसे शो करते हैं कि जैसे इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो, यानी कि इनके अंदर विद्युत धारा का चालन हो रहा हो, इस टाइप से ये दर्शाते हैं। तो पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होंगे जो क्या होता है, जिनके अंदर मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मैं सीधा इसी नाम से बुला रहा हूं कि ऐसे कुचालक पदार्थ है जो मुक्त अवस्था में, जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, या अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, या अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। परंतु इसके अंदर हम क्या करें कि जैसे ही इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाएगा, जैसे ही विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, विद्युत क्षेत्र जैसे ही आप आरोपित करोगे ये ऐसे शो करते हैं जैसे इनमें से क्या हो रहा हो, धारा का चालन हो रहा हो, धारा का चालन हो रहा हो। ठीक है, इसके बारे में हम जो लिखने वाला पैटर्न रहेगा, या फिर मैं आपको एक बार ये डेफिनेशन समझा रहा हूँ, वो ये सारा जो थ्योरी है वो आपको एक PDF के थ्रू आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, आज नहीं तो आपको कल इसके बारे में मिल जाएगा। लेकिन आपको जो समझने वाला जो सारा पैटर्न है वो यहीं से ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते जो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे ही इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाएगा धारा का चालन दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बोलते हैं ध्रुवीय पदार्थ होते हैं, पराविद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, और दूसरा होता है अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, देखिए ध्रुवीय और अध्रुवीय में जो अंतर होता है वो क्या होता है।
ध्रुवीय पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे एक एग्जांपल में बताऊं आपको, एक तो हाइड्रोजन और एक क्लोराइड। आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव और क्लोरीन के पास चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। तो एक ऐसे पदार्थ जिसमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, यानी कि धनावेश में भी डिफरेंस पाया जाता है, ऋणावेश में आप देखो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, क्लोरीन 17 नंबर पे, ठीक है। तो दोनों के अंदर क्या पाया जा रहा है, एक डिफरेंस पाया जाता है। तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसे पदार्थ, ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या हो, अलग अलग हो, यानी इसमें धनावेश और ऋणावेश के बीच में डिस्टेंस पाई जाती है। और इसके अंदर हम ध्रुवीय की बात करते हैं, तो हमने एक जगह आपको बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण की बात करी थी हमने। तो क्या आप बताएंगे क्या इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण का मान कुछ ना कुछ होगा या नहीं होगा? तो हम बात करते हैं। आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? दो आवेश जो परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत हो, यानी कि जैसे -q और +q, ठीक है, तथा उसके बीच की दूरी अत्यल्प हो 2a। तो आप देखो यहाँ पर एक ऋणावेश है और एक धनावेश है, दोनों अलग अलग है। मैंने यहाँ पे H और Cl लिया है, यानी कहने का मतलब एक तो हाइड्रोजन जो 1 नंबर पे आता है और दूसरा क्लोरीन जो 17 नंबर पे आता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है, डिस्टेंस पाई जाएगी, जिसके कारण इनके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ ना कुछ निश्चित मान होता है। लेकिन ये जो धनावेश और जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड में बहुत सारे अणु होते हैं भैया, ये जो अणु है वो बहुत सारे, जैसे हम पानी की बोलते हैं कि भाई पानी चाहिए 250 ग्राम, तो उसमें उसके परमाणुओं की संख्या फिक्स थोड़ी होती है, उसमें तो बहुत सारे परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी। तो वैसे इसके अंदर HCl के अंदर भी इसकी संख्या जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है कि इसके जो धनावेश और ऋणावेश है वो अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो जिसके कारण उसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान कुछ ना कुछ उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। आज मैं इसके बारे में इतना आपको नहीं समझा रहा हूँ, जैसे जैसे टॉपिक अपना चलता जाएगा। हाँ, मैं आपको कल यदि पढ़ाऊंगा ना तो चालक कुचालक इनके बारे में नहीं बताऊंगा, मुक्त आवेश, बद आवेश। हाँ, मैं आपको यहाँ से ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में भी जरूर बताऊंगा, इस पूरे पराविद्युत पदार्थ के बारे में, वो भी इस पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। अभी मैं आपको टेम्परेरी समझा रहा हूँ कि ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या हो, अलग अलग, और यदि एक ही जगह हो, संपाती हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। जैसे मैं नाम लेता हूँ H2, हाइड्रोजन, तो दो अलग अलग हो गए ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो परमाणु हो गए, और हम बोलेंगे दोनों एक दूसरे के निकट ही होंगे। तो धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह हो गया, इसमें ना तो अलग अलग है दोनों। क्या आपको दिख रहा है, इसमें तो H अलग दिख रहा है, क्लोरीन अलग दिख रहा है, जबकि इसमें एक ही जगह है। तो इस प्रकार के पदार्थ, जैसे क्लोरीन ले लेते हम, Cl2 ले लिया होता, या फिर दूसरे कोई भी ले सकते थे, तो उनमें इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। और इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश एक जगह है, तो क्या आवेशों के बीच में कुछ दूरी है क्या? क्या यहाँ पे जैसे डिस्टेंस दिख रही है, तो इसमें क्या कोई दूरी है? तो दूरी है ही नहीं, तो दूरी 0, इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण भी 0, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Q × 2a। और जब दूरी ही नहीं रहेगी तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसे आएगा, तो इसका मान क्या होता है, 0। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अध्रुवीय पदार्थ और ध्रुवीय पदार्थ। इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक जगह रहते हैं, जबकि इसमें क्या रहते हैं, अलग अलग, ठीक है। इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण का मान कुछ ना कुछ इसमें तो पहले होना चाहिए, होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी यदि संख्या हो जाएगी तो वह अव्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसका मान क्या हो जाता है, 0। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जैसे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करें तो विद्युत धारा का चालन शो करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, उससे विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं, जिसके कारण इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये हम आगे एक्सप्लेनेशन में आपको इस पूरा डायग्राम के साथ बताऊंगा कैसे होता है। तो आई होप ये दोनों टॉपिक भी आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, खोज करना। इसके बाद में देखिए चालक की धारिता, ये आज का टॉपिक रहेगा लास्ट, अभी फिलहाल मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, चालक की धारिता। और इसी के बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या सवाल है वो देखते हैं। तो देखिए चालक की धारिता, चालक की धारिता क्या होती है, कैपेसिटेंस, यानी धारिता का मतलब होता है धारण करना किसी चीज़ को, कि वो कितनी चीज़, उसकी कैपेसिटी कितनी, जैसे हम बोलते हैं इसका नाम होता है कैपेसिटेंस, नाम लिखा हुआ है ये धारिता। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी कितनी कैपेसिटी वो ले सकता है। तो जैसे हम बात करते हैं, आपने पढ़ा था कि यदि हम आवेश का मान बढ़ाए, सपोज कीजिए एक ऐसी युक्ति अपने पास जिसके लिए हम उसको आवेश दिए जा रहे हैं, आवेश का मान बढ़ा रहे हैं, तो किसके मान में वृद्धि होगी? तो हमने एक फॉर्मूला देखा था उस दिन कि V = होता है KQ/R, यानी कि यदि हम आवेश का मान बढ़ाएं, Q का मान बढ़ाते जाएंगे तो किसका मान बढ़ेगा साथ साथ, इस पोटेंशियल का,
ठीक है, कि आवेश का मान मतलब आवेश को आप एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हो तो उसको लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव। तो आप आवेश का मान यदि लगातार बढ़ाते जा रहे हो तो साथ साथ किस में वृद्धि होती है, विभव में वृद्धि होती है। यानी हम कहेंगे कि आवेश का मान बढ़ाने से किसके मान में वृद्धि होती है, विभव के। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ से एक नया ऑप्शन आता है, कांस्टेंट आता है C इंटू V। इस C को ही हम क्या बोलते हैं, चालक की धारिता। इसको ही नाम क्या जाता है, चालक की धारिता। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी तो वो देखिए, यहाँ से C इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन V। आया कि नहीं आया, C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V। यानी कि किसी चालक की धारिता क्या होती है, किसी चालक की धारिता वो क्या होती है, एकांक आवेश में वृद्धि करने पर जो क्या करे, किसी चालक की धारिता वो धारिता होगी जो क्या करे, किसी एकांक आवेश में वृद्धि करने पर उसके विभव के मान में क्या होती हो, कमी आ रही है। यहाँ पे जो क्या करता हो, हम ऐसे बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन के तौर पे, चालक की धारिता उस आवेश की उस मात्रा के समान होती है जो चालक के विभव में इकाई मान की वृद्धि कर दे। जो क्या करते हैं, उसके विभव के मान में इकाई मान की वृद्धि कर दे। तो किसी चालक की, हम बोलेंगे वापस से बता रहा हूँ कि किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के समान है जो विभव के मान में इकाई वृद्धि कर देता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ से बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, धारिता। तो हम बोलेंगे यहाँ से कि किसी चालक की धारिता उस आवेश की मात्रा के समान है जो उसके विभव के मान में एकांक रूप से क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, वही क्या कहलाती है, चालक की धारिता। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी युक्ति के अंदर आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं ग्रहण कर पाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के समान है जो उसके विभव के मान में क्या कर दे, वृद्धि कर दे। क्योंकि आवेश बढ़ेगा तभी तो विभव का मान बढ़ेगा। यहाँ से हम कह रहे हैं ना, आवेश का मान बढ़ाने पर विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि। तो किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के समान है जो विभव के मान में एकांक रूप से वृद्धि कर देता है। इसकी यूनिट की बात करें तो आवेश का मात्रक तो आपको पता है कूलाम होता है और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, इसकी एक यूनिट और होती है जिसका नाम होता है फेरेड, नॉट फेराडे। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, वो एक फेराडे हमने बात करी थी 96,500 कूलाम वाली, वो नहीं है, ये है फेरेड। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फेरेड होता है। ये आपको अपने दिमाग में इसको बैठाना है। इसमें भी वैसे ही आएगा जैसे एक माइक्रो फेरेड किसके बराबर होता है, तो हम बोलेंगे 10 की पावर माइनस 6 फेरेड। एक पिको फेरेड किसके बराबर होता है, तो हम बोलेंगे 10 की पावर माइनस 12 फेरेड। नैनो फेरेड किसके बराबर होता है, तो 10 की पावर माइनस 9 फेरेड। तो इसके बारे में ये हमने जाना। ये होती है चालक की धारिता, ठीक है, जो आवेश की उस मात्रा के बराबर होगी जो विभव के मान में वृद्धि कर दे। यही होता है विद्युत चालक की धारिता। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से मैं बात करूँ गोलीय चालक की, जैसे विभव का मान तो हमें पता है, विभव का मान फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्यू अपॉन आर के बराबर होता है। तो मान इसमें रखिए, तो यहाँ से इस गोलीय चालक की गोलीय चालक के लिए आता है के क्यू अपॉन आर किसके बराबर आता है, के क्यू अपॉन आर किसके लिए है, गोलीय चालक के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये गोलीय चालक के लिए होता है। इसमें आप मान रखिए और बताइए क्या मान आएगा। तो C बराबर होता है Q बटा V, Q बटा V। तो Q तो है ही और नीचे आ रहा है के क्यू अपॉन आर। तो R का एक बार लिख देता हूँ मैं इसको, के क्यू अपॉन आर। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R तो चला जाएगा ऊपर, यानी C बराबर क्या आया, R अपॉन K। ठीक है, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा और साथ में आएगा R। ठीक है, अब आपको ये बताना है, ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब जैसे मैं पूछूं, एक सवाल तो आपसे ये है आज का कि पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। अपनी पृथ्वी की जो धारिता है वो कितनी होगी। त्रिज्या आपको पता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर आपको बता रखी है मैंने, याद होगा 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की जो रेडियस है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे 4 की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको बताया 8.85 × 10 की पावर माइनस 12 और रेडियस आपको बता चुका। इनको सोल्व कीजिए और बताइएगा कि पृथ्वी की धारिता कितनी होगी। तो ये सवाल है जो आपके लिए। और एक आप ये दूसरा सवाल ये बताइएगा कि माध्यम के अंदर धारिता कितनी होगी। माध्यम में धारिता का मान क्या आएगा। माध्यम में आपको पता है कि सिर्फ एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात से चेंज होकर के किसके बराबर आएगा, एप्सिलॉन के।
तो इनका जवाब जो है आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।